नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। बेटा हम लोगों ने लास्ट सेशन में ख़त्म किया था रिगार्डिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट हो और उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हो तो आप किस तरीके से ग्रुप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके अंदर पीरियड कौन से में होगा और उसका ब्लॉक कौन सा होगा, हमने देखा था। और ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, याद है? ठीक है, अब उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स के या उन्हीं एटम से कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं जिनको हम कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जैसे कि ग्रुप वन में, ठीक है, हर एक जो ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स हैं उनके पीछे क्या था, NS1। ओके, मतलब कि 1s1 2s1 3s1। ठीक है, तो S1 आया था, तो दैट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम है। हाँ, इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती जा रही है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो मैंने ग्रुप का एग्जांपल दिया, तो आप जब ग्रुप में जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन सी द सिमिलर प्रॉपर्टीज बट विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इफ़ यू गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स पीरियड में हम जाते हैं, अगेन वी कैन सी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट एट द रेगुलर इंटरवल। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं ग्रुप में या पीरियड में, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होना, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन कौन सी हैं एटम्स को लेकर या एलिमेंट्स को लेकर, हम जो है एटम्स की ज़्यादा बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, आइए हम देख लेते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन हालांकि आएगा नहीं आपको, पर पता होना चाहिए ना हम लोगों को। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहे हैं हम लोग, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली depends on the electronic configuration EC, okay, electronic configuration, and which shows regular repetition in group or period is called periodic properties। ठीक है, तो जो आपको रेगुलर प्रॉपर्टीज, ओके, तो जो आपको रेगुलर एक रिपीटेशन दे रहा हो फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर जो मेनली हम बात करेंगे, इसको हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, ये हमारा मेन इसमें फंडा होगा। अभी एटॉमिक रेडियस जो है वो एक्चुअली 4 पॉइंट्स में और डिवाइड है, जिसको हमें बहुत डिटेल में देखना है। एक हमारा रहेगा कोवेलेंट रेडियस, एक हमारा रहेगा कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, एक हो जाएगा वंडरवाल रेडियाई, एक हो जाएगा मेटेलिक रेडियाई, ओके, और एक हो जाएगा आयोनिक रेडियाई। तो बेसिकली हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब कि जो रेडियस की बात कर रहे हैं नन्ही कोई प्रॉपर्टीज़ कहते हैं हम लोग। तो इन सबको मिला के मैं क्या कह सकती हूँ कि हम एटॉमिक रेडियस की बात कर सकते हैं कि किस एटम का रेडियस कितना है। ठीक है, हम यहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ही तो डिफाइन करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड करती है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी 2 टाइप की आती हैं। ठीक है, एक आपके पास रहती है जो हम लोग इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं, ठीक है, और एक जो रहती है जहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ एटम्स को मिला के बात करते हैं।
जैसे कि अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो बच्चा, तो आप वहाँ पे ना एक एटम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको उसके अंदर बल्क में एटम्स चाहिए तभी तो आप उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकाल पाओगे। हाँ, बट यहाँ पे एटॉमिक रेडियस अगर हमें लेना है तो हम लोग दो एक एटम का भी रेडियस ले सकते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का भी रेडियस ले सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल जाते हो तो उनको भी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, अगर आप बल्क में जाते हो तो उनको भी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी के हिसाब से, ठीक है, अभी राइट नाउ जो हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस के बारे में, विच डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एटम और द मॉलिक्यूल। मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, एटॉमिक रेडियस विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और ऑफ एन इंडिविजुअल एटम और द मॉलिक्यूल, ठीक है। हम उसकी बात करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास 4 तरीके के रेडियस आ जाते हैं, कोवेलेंट रेडिया, वंडरवाल रेडिया, मेटेलिक रेडिया और आयोनिक रेडिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस का मतलब है क्या। हालांकि ये हम लोगों ने 9th 10th में थोड़ा बहुत हमको आइडिया था, ठीक है। हमें ये कहा जाता था कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके, और ये हमारे शेल्स हैं जो बोहर जी के हिसाब से शेल्स बनाए गए थे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडिया, ठीक है। अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये सर्कल का पॉइंट है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, है ना। ये अपना बेसिक मैथ, तो वही बेसिक मैथ यहाँ पे लगा दिया। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, द डिस्टेंस, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन the center of the atom or the nucleus of the atom towards the outermost shell of the electron, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो outermost shell रहेगा, ओके। तो the distance is considered as the atomic radius, ठीक है। दोबारा बात करते हैं हम लोग, क्या है atomic radius का मतलब। atomic radius का मतलब क्या होगा, the distance from the outermost shell of electron जहाँ पे वो रहेगा to the center point, यहाँ to the center of atom that is nucleus is called atomic radius, ठीक है, is called atomic radius। ये हम लोगों ने देखा था। बट बच्चों आप खुद मुझे बताओ, क्या आपको कोई चीज़ सही लग रही है। अभी हम लोग ये हमने देखा था 8th 9th टाइम हमें हमारे टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ सोचकर कि अभी जो आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है और आपके सामने बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, क्या अब के टाइम में आप इस चीज़ को मान लोगे कि हाँ इसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे। नहीं मानोगे ना, सीधी सी बात, आप नहीं मानोगे, क्योंकि हमने चैप्टर 2 बड़े विस्तार में किया है, हमें पता है, ठीक है। तो हमने जब चैप्टर 2 किया उसमें हमने क्या देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से फिक्स्ड शेल में तो होता ही नहीं है, ठीक है, और वो यहाँ पे से मूव कर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। हमने तो क्या रीड किया था, हमने तो ये रीड किया ना कि भाई ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो द प्रोबेबिलिटी होता है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो यहीं कहीं होगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, जैसे यहाँ पे एक शार्प बाउंड्री आ रही है, ठीक है, ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, आई बात समझ में। तो इसके लिए अगर हम अभी का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, चैप्टर 2 में हमने देखा था, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखें तो वो तो कहीं पे भी लाई करता है, प्लस पी ब्लॉक का जो था वो भी अलग ही था। तो इस हिसाब से ये वाला डेफिनेशन जो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली बता रहे हैं वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट तो करना ही पॉसिबल नहीं है ना, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। हाँ, अगर आपको किसी को लेमैनली समझाना है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और वो भी हम जो केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हमें इन चारों को, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को इन 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया और कहा कि एज पर द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ओके, वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड बनता है इलेक्ट्रॉन का, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स टू मेजर द रेडिया। बात समझ आई, इतना क्लियर हुआ। चलो तो अभी हम लोग
एक एक को डीपली समझते जाएंगे, इनका मतलब क्या है और इनके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ है, जस्ट नोट इट डाउन। कुछ आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो ज़रूर लिखिए, फिर हम आगे मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब बेटा देखो इसके अंदर ना दो चीज़ें रहेंगी। एक जो रहेगा वो होमोन्यूक्लियर के लिए रहेगा, होमोन्यूक्लियर एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स बोलना चाहिए। ओके, और ये जो रहेगा वो दूसरा हेट्रोन्यूक्लियर। ना देखिए बेटा, बेसिकली हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, वो जर्नली वो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। ठीक है, अब ये नॉन मेटल्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो सेम रहेंगे उसको हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर। जैसे कि हम बात कर लेते हैं H2 गैस, Cl2 गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, तो ये सारे के सारे जो हैं वो होमोन्यूक्लियर, जहाँ पे सेम एटम्स ही आपस में कंबाइन होते हैं। अब अगर हम पास्ट लर्निंग को याद करें थोड़ा सा, तो हमें पता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो दो हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कॉमन क्लाउड बना देंगे। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इस तरीके से होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनका हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखिए उनका रेडियस निकालने का क्या है, सिंपल अगर बात करती हूँ तो ये उनका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि ये भी ए ही है और ये भी ए ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं A1 और A2 नाम दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूज ना हो। तो डिस्टेंस जो होगा A1 और A2 का, उसको हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेडियस। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके और अच्छे समझाऊँ। मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, तो जो इनका कॉमन, क्योंकि इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा ना। ठीक है, ये दोनों में पोर्शन आता है क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ का और यहाँ का जो न्यूक्लियस रहेगा, मतलब सेंटर रहेगा, इनके सेंटर को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इनका वैल्यू निकालते हैं तो ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड का लेंथ कितना है ये वाला। ठीक है, इनका बॉन्ड लेंथ जैसे कि आता है 74 पिकोमीटर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आया, तो हमें रेडियस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, बड़ा आसान है। क्या है यहाँ पर रेडियस? ठीक है, अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। पॉइंट को मेरी समझना ध्यान से, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन मतलब सेम ही हुआ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2RH लिख दूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कितना है 74, तो एक R मतलब कि एक H का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 74 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 37 पिकोमीटर। तो दैट मीन्स हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है, द एटॉमिक रेडियाई या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो ये आपको कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको जस्ट क्लियर किया, तो सीधा आप दिमाग में बिठा दीजिए कि इन दोनों का जो भी आपको लेंथ दिया जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब कि जो भी दो सेम एटम्स को कंबाइन करके आपको जो लेंथ दिया जाएगा, अगर आप में से उसका रेडियस पूछते हैं तो सिंपल उसका आप डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो आपको उस एटम का रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको दिया जाएगा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, भूलना मत इस चीज़ को, बॉन्ड लेंथ कहते हैं हम लोग। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट लिख दूँ, RH इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल अपन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा अगर हम लोग यहाँ पे सेम हम एटम्स ले रहे हैं तो। अच्छा, तो अभी अगर हम दूसरे एटम लेंगे तो कैसे होगा, दैट मीन्स हेट्रोन्यूक्लियर। तरीका वही है बेटा।
ठीक है, तरीका वही है, समझने का तो वही है। खैर चलो हम एग्जांपल ले लें HCl का। ठीक है, अब HCl में क्या है, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको ओवरलैप कर रहा है Cl। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा इनका ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन का सेंटर और ये क्लोरीन का सेंटर, अगेन इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ निकालेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, समझ लेना, ठीक है, कि रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आपको पूछा जाए कि बताओ कि रेडियस ऑफ Cl क्या है, तो हमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया है सपोज कि 37 पिकोमीटर, जो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, 37 पिकोमीटर आपको दिया हुआ है, आपको Cl का रेडियस निकालना है और आपको इसका बॉन्ड लेंथ दिया होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको दिया होगा। जैसे कि मैं आप एग्जाम्पल ले लूँ, लेंथ ऑफ HCl इज़ 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl कितना हो जाएगा बेटा, 136 माइनस 37 कर दें हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा, 136 में से 37 गया, यहाँ पे 2 9 कितना आ गया, 99 पिकोमीटर। दैट मीन्स कि रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज 99 पिकोमीटर। बात समझ आई बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर हेट्रोन्यूक्लियर है तो आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए, जितने भी उसके अंदर एटम्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से आपको मैक्सिमम मेजरमेंट दिया जाएगा और आपको निकालने के लिए कोई भी एक दिया जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे H और Cl का लिया तो बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl दिया हुआ था। ठीक है, अगर इन केस आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए और रेडियस ऑफ क्लोरीन दिया जाए, कहा जाए कि बॉन्ड लेंथ निकालो, तो सिंपल सी बात है, दोनों को प्लस कर लेना, आपको आंसर बॉन्ड लेंथ का मिल जाएगा। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन होमोन्यूक्लियर एटम्स और हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स के इस तरीके से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। बात पकड़ में आई? ठीक है, बॉन्ड लेंथ निकालने को ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, उसका रीज़न फॉर्मूला के बेसिस पे दिया जाएंगे, बट जनरली क्या होता है ना कि इनके बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि HCl वगैरह तो हमें कंपाउंड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होता है इन द नेचर, तो या सिंथेटिकली भी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना कि ये जो रहता है, ये हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल देते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से बाइफर्केशन करके रेडियस निकाल देते हैं पर्टिकुलर एटम का। इतना क्लियर हुआ बेटा? तो बेसिकली हमारा फंडा था कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है वो समझाना। आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाई। तो कोवेलेंट रेडियस इज बेस्ड ऑन द नॉन मेटल्स। ठीक है, जहाँ पर ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स the two atoms come closer to each other and they are forming some overlapping, okay, the cloud. So based on that, if they are the homonuclear, तो simply divide the bond length by the 2, and if they are heteronuclear, so the radius of the individual atom equals to the bond length of the molecule. Clear? Done? ठीक है, चलो अब इतना लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रेडियस की तरफ। लिख दिया बच्चों? अच्छा बच्चों, अब मुझे इसमें एक और चीज़ बतानी है। देखिए, होमोन्यूक्लियर तो आप क्लियर हो गया कि सेम। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर में अब 2 कंडीशंस आते हैं। जो मैंने बताया वो एक्चुअली उनके लिए होगा जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या नई चीज़ लेके आए हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनाई नहीं कभी। चलो मैं सुना देती हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है। ठीक है, नाउ सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द पावर, ओके, द अट्रैक्शन पावर। ठीक है, यहाँ द पावर टू अट्रैक्ट अनदर एटम टूवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे देखो हेट्रोन्यूक्लियर है, हेट्रोन्यूक्लियर में 2 अलग अलग एटम आने वाले हैं, तो दोनों में से किस एटम के पास अच्छी खासी एनर्जी है, ठीक है, अच्छी खासी एनर्जी है दूसरे एटम को अपनी तरह अट्रैक्ट करने की, उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, मैं भूल गई क्या बोल रही थी मैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात आई समझ में? ठीक है, अब मैं दोबारा बोलूँ, सुनना ध्यान से।
किसी भी एक एटम की, अच्छा एक और कंडीशन में बता दूं यहाँ पर कि अभी ना हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं बेटा, डाई एटॉमिक मतलब कि उससे ज़्यादा अपन लेंगे ही नहीं, वो चीज़ दिमाग में बिठा देना, ठीक है। डाई एटॉमिक की बात करें मतलब कि दो एटम्स होंगे। तो नाउ अभी जो 2 एटम्स होंगे तो 2 एटम में से दोनों में से, ठीक है, अगर दोनों की सेम एनर्जी होती है अट्रैक्ट करने की, अगर दोनों की सेम एनर्जी अट्रैक्ट करने की है तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ द सेम पावर, ठीक है। अगर दो में से किसी एक का अट्रैक्शन ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ डिफरेंट। तो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर में हमने जो डिस्कस किया वो हम लोगों ने क्या किया, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वगैरह, ये बेसिकली रिलाई होता है सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर, ठीक है, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ द सेकंड एटम। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे जनरलाइज इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आई कैन राइट द रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, या तो बॉन्ड लेंथ लिख दे। सो द रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी के बीच का जो लेंथ होगा दैट इज, ये सिंपल सा। ओके, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, फॉर द सेम, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होगा दोनों का तो उसके ऊपर ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर डिफरेंट होता है तो क्या, अब डिफरेंट जैसे कि समझो कि एक एटम बड़ा छोटा सा है, ठीक है, दूसरा एटम का साइज़ ज़्यादा है, तो उस दौरान जो ओवरलैपिंग होगा तो सीधी सी बात है जिसका साइज़ ज़्यादा है वो छोटे वाले को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बात आई समझ में, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एटम ले लेती हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एटम हो जाता है बी जिसकी साइज़ ए से ज़्यादा है। तो अगर इस हिसाब से अपन चलते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए हुआ ये बी हुआ तो ये हेट्रो हो जाएगा। ओके, हेट्रो होगा बट नेगेटिव एनर्जी दोनों की अलग अलग है तो डिफरेंट वाला केस होगा। तो इसके अंदर अगर हमें निकालना हो रेडियस तो हम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.9 डेल्टा ई एन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का जो बॉन्ड लेंथ आएगा इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू डेल्टा मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको इसमें से वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया होगा ऑफ ए एंड बी, ठीक है, आपको ए का रेडियस दिया होगा, आपको बॉन्ड लेंथ दिया होगा तो आपको बी का रेडियस निकालना होगा, आपको बी का रेडियस दिया होगा तो आपको ए का रेडियस निकालना होगा, आपको ए और बी दोनों का रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है तो आपको बॉन्ड लेंथ निकालना होगा। मतलब इन शॉर्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, और उसमें से आपको मैक्सिमम चीज़ दी होंगी एक भी कोई चीज़ निकालने के लिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो है ना वो आपको टेक्स्ट बुक में इतना मिलेगा नहीं, तो इसके लिए इसको नोट डाउन कर लेना, न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में काफ़ी आसान रहेगी। जो लोग अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट का, तो उनके लिए हर एक पॉइंट नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तो इसके लिए मैं बता दी जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। मैंने जब भी समझाया उस टाइम इसके लिए बताया क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैंने आपको सिंपल बताया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, फिर कोवेलेंट के अंदर होमोन्यूक्लियर क्या होगा, फिर हेट्रो का क्या होगा, मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया। अब मैं आपको बता दिया कि हेट्रोन्यूक्लियर में 2 पॉइंट्स आएंगे जिनका एनर्जी लेवल सेम होगा, जिनका एनर्जी लेवल अलग होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि CH4, ठीक है। अब कार्बन की भी साइज़ छोटी सी होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो ये जो होंगे ना बेटा ये हो जाएंगे सेम एनर्जी वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी वाले, तो उनके लिए अपन सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंट वाला, डिफरेंट जैसे कि HBr,
ठीक है। अब H कहाँ छोटा सा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और Br कहाँ इतना बड़ा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन आप समझ सकते हैं कि Br का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी साइज़ ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इनके बीच का जो एनर्जी होगा, ठीक है, नेगेटिविटी एनर्जी, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो उनके लिए आपको ये चीज़ की ज़रूरत होगी। बात समझ आई बेटा अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके से आपको रहेगा कोवेलेंट रेडियस। ओके, अब इसको लिख दीजिए फटाफट से, फिर हम चलते हैं वंडरवॉल रेडियस की तरफ। आइए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठा दो। ये जो रहेगा, ठीक है, ये रहेगा नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। एटम्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। एटम की बात नहीं कर रही हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, याद कर लेना। तो ये रहेगा नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो जिनके अंदर कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ना आयोनिक बॉन्ड है ना कोवेलेंट बॉन्ड है, उनके बीच में रहेगा और मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या है इसका मतलब? देखो समझो बेटा, समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, मेरे पास क्लोरीन गैस है। ठीक है, अब बेसिकली वंडरवॉल्स जो है वो हम लोग गैसेस फॉर्म में नहीं डिसाइड कर सकते, इसके लिए होगा वो गैस में ही, बट हम उसको लेंगे सॉलिड स्टेट में। मतलब कि बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर हम उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास ये रहेगा, तो समझो कि ये Cl है। ठीक है, एक Cl, और ये जो है वो दूसरा Cl है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये हमारा आ गया Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल। अब एक और मॉलिक्यूल है Cl। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है, एटम है, और अगेन दोनों एटम मिला के क्या बना रहे हैं बेटा? Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं ना। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब बेसिकली इसमें हमें ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, क्या संबंध है। जैसे कि ये वाला जो होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में स्पेस है, मतलब कि दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विथ ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्टेड नहीं है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, इस बॉन्ड लेंथ को अपन कहेंगे वंडरवॉल रेडियाई। पूरे को नहीं कहेंगे हालांकि। ठीक है, वंडरवॉल रेडियाई। बात समझ आई? ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास, ठीक है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB। ठीक है, आपके पास एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, BA। आप देखो, आप HCl यूँ लिखो या ClH यूँ लिखो, एक ही बात है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो आप यूँ समझ लो। तो अब आपसे कहा जाएगा कि हमें वंडरवॉल बताओ BB के बीच में। ठीक है, B एटम्स के बीच में बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये B एटम का सेंटर न्यूक्लियस और ये B एटम का सेंटर न्यूक्लियस, इसके बीच का जो गैप होगा, ये जो गैप होगा, इस गैप का जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई। डिफरेंस समझ आया बेटा? डिफरेंस समझ आया? ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक और है हमारे पास मॉलिक्यूल, ना एटम नहीं, मॉलिक्यूल, गलती ज़रा सी भी मत करना। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वंडरवॉल रेडियाई बिटवीन द A एटम्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो एटम मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंड है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप रहेगा, दैट इज़ द वंडरवॉल रेडियाई। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, आई थिंक ये आपको ज़्यादा समझ आ ही चुका होगा। ये तो मैंने खैर एक और एग्जाम्पल लेके समझाया। तो आपके पास Cl2 दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कहते हैं वंडरवॉल। सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया, मैं दोबारा बता रही हूँ, सुनो। ठीक है, वंडरवॉल रेडियाई इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ नोन एज द वंडरवॉल। क्लियर अच्छे से? अब इसका एग्जैक्टली बात करते हैं। सो वंडरवॉल इज़ नथिंग बट हाफ, ओके, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दो मॉलिक्यूल को जितना नज़दीक आना था आ चुके हैं, बॉन्डिंग नहीं बना रहे, इनको जितना नज़दीक आना था ये आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये खांचा, ठीक है ना, तो ये जो कांचा नहीं है खांचा, ठीक है, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस का हाफ करेंगे हम लोग और हमें मिल जाएगा वंडर वाल रेडियाई। समझ आया? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये गैप, इसको हमें पता है लोअर क्लास में हम लोग 9th में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच का फोर्स जो है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बचपन में अपन इस चीज़ को बोलते थे, अब अपन जवान हो चुके हैं तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, वंडर वाल फोर्स। समझ आया? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वंडर वाल फोर्स। ठीक है, तो वंडर वाल फोर्स या वंडर वाल रेडिया है, तो ये जो रेडिया है वो बेसिकली, दोबारा बता रही हूँ मैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप रहेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे वंडर वाल रेडिया। इसका हाफ डिस्टेंस करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब बात पकड़ में आई अच्छे से? ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये गैप होगा तो मतलब कि टाइटली बॉन्ड तो नहीं होने वाला, तो दैट्स वाई हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वंडर वाल रेडिया जो होता है या जो फोर्स होगा, ये क्या होगा, ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, वीक फोर्स होगा, इसके लिए गैप ज़्यादा है। इतना समझ आया? चलो अब एक और चीज़ मुझे बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, कि बता दो कि कोवेलेंट रेडियाई और वंडर वाल रेडियाई में से, ठीक है, ग्रेटर कौन है, ग्रेटर मतलब कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट रेडियाई और वंडर वाल रेडियाई के कंपैरिजन में हमेशा किसका बॉन्ड लेंथ, ठीक है, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो व्हाट विल यू से? यस, ठीक है, ऑफ कोर्स वंडर वाल का रेडियस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो कोवेलेंट है, ठीक है, जो कोवेलेंट है उसके अंदर तो न्यू मर्ज हो जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि जो क्लाउड है वो ओवरलैप होके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होकर नज़दीक आ गया, तो बट ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है इसका रेडियस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो ये कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन द वंडर वाल रेडियस, और एस वंडर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको MCQs वगैरह में काफ़ी आपको हेल्प करेगी। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि इसको हम लोग बोलते क्या हैं। चलिए, तो पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज द मेटेलिक रेडियस। ओके, अब देखिए मेटेलिक रेडियस का मतलब कि, बट ऑब्वियसली ये बात करेगा मेटल्स के बारे में। अब अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये नॉन मेटल्स अपन को पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेते, तो कोवेलेंट रेडियस बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक मेटल और एक नॉन मेटल लेते हैं तो वो आयोनिक रेडियस बना लेते हैं, इतना तो पता ही अपन को पास्ट लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस हो गया। अच्छा, अगर एक कंपाउंड, ठीक है, मतलब जिसमें मेटल नॉन मेटल हो या दो नॉन मेटल हो, और अगर किसी को डोनेट करके अपनी तरफ खींच लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट रेडियस या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड मतलब क्या है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड पता चलेगा तो मेटल रेडियस की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, आज अगर हम बात करते हैं मेटेलिक, तो मेटल मतलब कि मेटल। अब मेटल आपको पता है कि उनके पास वो हमेशा डोनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना ये चीज़ को। तो अगर हम लोग देखते कि एक हमारे पास एक ना कोई मेटल की चीज़ है, समझो, ठीक है, कि ये गोल्ड की चेन हो गई, ये मेटल है, ठीक है, या आयरन की रॉड आ गया, तो समझ लो कि आयरन की रॉड है। ठीक है, तो ये आयरन की रॉड जो कम्प्लीटली किससे बनी हुई है, आयरन के एटम से। ठीक है, तो आयरन क्या है, मेटल है। तो अगर हम लोग ये बोलें कि ये जो हैं वो आयरन के एटम्स हैं जो आपस में बॉन्डेड हैं टुगेदर, ठीक है, और ये अब 3D है ना, सीधी सी बात है, तो इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो जब मेटल के एटम्स इस तरीके से आपस में स्ट्रक्चर्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इनको? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फंडा है क्या? देखो बेटा, जैसे हम लोगों को पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये एक मेटल है, ठीक है, और
ये एक दूसरा मेटल है, ठीक है, ये एक तीसरा मेटल है, समझ लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब क्या होगा, जैसे हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे कि पहला वाला जो है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, अब फ्री है तो घूमेगा, ठीक है, फ्री है तो घूमेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के यहाँ पे आया, समझ लो कि पूरे में घूम रहा है, ठीक है। अब एक घूमता कैसा है, अब अपने को पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो इस वाले न्यूक्लियस के साथ भी रिलेशन बना के रखेगा, ठीक है, इस वाले के साथ भी रिश्ता बना के रखेगा। बात आई समझ में, ठीक है। अगर वो यहाँ पे है, यहाँ पर है अगर ये, तो इसके साथ भी रिश्ता बना के रखेगा, तो इसके साथ रिश्ता बना के रखेगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, और उसके साथ रिश्ता बना लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ा फनी सा एग्जांपल है, हंस किया तो ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप सब लोग जो हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखते ही हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो जेठालाल है, ठीक है, उनकी वाइफ जो है वो दया भाभी, शायद यही नाम है, ठीक है, और उनको पसंद कौन आती है? बबीता जी। ओके, तो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं ये, ठीक है, वो तो बिंदास बंदा है, ठीक है, जेठालाल जो है बिंदास है, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, घूम घूम के पत्नी के साथ भी अच्छा संबंध बना के रखा हुआ है, ठीक है, बबीता जी की तरफ भी उन्होंने अपना रिश्ता बना के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पत्नी की तरफ भी बातचीत करते हैं, तो बबीता जी की तरफ पूरे दिन में एक बार बातचीत करके आते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जेठालाल जी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो एटम्स, ठीक है, जो पूरे वो जो पूरा मोहल्ला है, क्या नाम है, गोकुल था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मैं ना देखती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो बच्चों से सुनना ही देता है तो बता रही हूँ। तो गोकुल धाम के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एटम्स हो गए, और जेठालाल जी जो हैं वो सब पे, ठीक है, सबके रिश्ता बना के रखता है, और सबसे अच्छा रिश्ता जो बबीता जी के साथ बना के रखता है। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि जो मेटल्स के अंदर, ठीक है, मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो घूमते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक एटम के साथ एक रिलेशन बना के रखते हैं, और इसकी वजह से ही जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना कुछ आने नहीं वाला, ठीक है, फ्रैंकली बता दूं। अब इसमें आपको अगर रेडिया निकालना है तो क्या है भाई, तो भाई 2 एटम हैं आपस में जुड़े हुए, ठीक है, ये 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, दैट्स इट, बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2, उसके अलावा कोई मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। ये समझ में आया तो भी ठीक है, जेठालाल जी क्लियर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 2 एटम्स हैं चिपके हुए आपस में, ठीक है, उनके बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, उस बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम लोग, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मेटेलिक रेडियस, दैट्स इट, ठीक है। उससे ज़्यादा अपने को ना कुछ पूछा जाएगा, ना अपने को ज़्यादा सोचना है। ओके, दैट्स इट, क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलो, तो अब मेरा फिर से एक और सवाल आपके पास आएगा, मुझे बताओ बच्चों कि कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस को अगर हमें अरेंज करना हो थ्रू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, ठीक है, तो कैसे करेंगे? आ गया आंसर? आ गया? चलो आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन होता है? कोवेलेंट चिपका हुआ होता है, तो कोवेलेंट रेडियस जो है सबसे छोटा होगा, उससे ग्रेटर क्या हो जाएगा? मेटेलिक रेडियस, आपने देखा ये वाला, ठीक है, उससे ग्रेटर क्या हो जाएगा? वंडरवॉल रेडियस। बहुत सीधी सी बात है, ये हो गया कोवेलेंट, ठीक है, ये हो गया मेटल, ठीक है, और ये हो गया वंडरवॉल। तो आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पे जुड़े हैं, यहाँ पे गैप है, तो सीधी सी बात है, इसका लेंथ कम होगा इससे, इसका लेंथ कम होगा इससे, ठीक है। या तो हम इसका ऐसे बोल सकते हैं कि इसका लेंथ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये उससे कम और ये उससे भी कम। क्लियर हुआ ये? तो ये रिलेशन बन जाएगा कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल का। ओके, चलो, तो क्या इसमें कोई लिखना जैसा है नहीं? हाँ, ये वाली फॉर्मूला ज़रूर लिख दीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, आई थिंक आयोनिक रेडिया बाकी रह गया, उसकी तरफ बात करते हैं, तो जस्ट नोट इट डाउन। तो जब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस के बारे में, अब आयोनिक रेडियस, तो आयोनिक क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है
या गेन करता है, ठीक है, तो उस दौरान वो एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयन के अंदर। ठीक है बेटा, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है और उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयन कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम, ठीक है, तो सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम के पास कितने होता है, 11 होता है ना, तो 281, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, 28 हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये था एटम न्यूट्रल, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, और ये कन्वर्ट हो गया आयन के अंदर। अब बेसिकली Na++ जो चार्ज होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैटायन। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहीं पर ही अगर सपोज़ कि Cl है, ठीक है, 287, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो Cl- हो जाएगा, दैट इज़ 288 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एटम से बन गया आयन, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कहेंगे, एनायन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है। नाउ अब आपको जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि देखो अब ये रेडियस कैसे निकालेंगे। तो Na और Cl अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये रहा मेरा Na, समझ के चलो, ठीक है, Na+, ओके, ये जो होगा वो होगा Cl-, ठीक है, ये दोनों का न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके जो उनका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और उस हिसाब से जो हम उनका रेडियस निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, इस बॉन्ड लेंथ को हम लोग कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे आयोनिक रेडियस। क्या कहेंगे हम लोग, आयोनिक रेडियस। समझ आया, ठीक है, समझ आया। तो अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो ये रेडियस ऑफ Na+ और ये रेडियस ऑफ Cl-, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके कंपाउंड बनाता है तो वहाँ पे एक आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो उस दौरान जो आयोनिक बॉन्ड बनता है तो रेडियस तो आएगा ही आएगा। तो रेडियस हम क्या करेंगे, तो दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, उसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस, सिंपल। तो अब अगर हमें कोई भी एक इंडिविजुअल आयन का रेडियस निकालना है तो उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग, एक तो आपको दिया होगा, यहाँ आपको, हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान दे देना, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करना होता है कि डिस्टेंस सेम होना, ऐसा नहीं हो सकता डिस्टेंस सेम हो, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बॉन्ड लेंथ दिया होगा, ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड लेंथ NaCl का आपको दिया हुआ है, NaCl का दिया 236 पिकोमीटर, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, ठीक है। आपको Na का, चलो आपको Cl का दिया हुआ है 99 पिकोमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे Na का पता चल जाएगा क्या होगा, क्लियर हुआ, ठीक है, माइनस करेंगे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ओके। अब इसके अलावा इसमें और क्या आ सकता है, देखो इसमें ये पूछ सकते हैं कि किसका रेडियस ज़्यादा है। जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, अगर ये मेटल एक आयन दे देता है तो कैटायन बन जाएगा, और एक आयन ले लेता है तो एनायन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि किसका रेडियस ज़्यादा है इसके अंदर, आप बताओ। देखो जब हमने सोडियम की बात की, ठीक है, तो सोडियम में ये प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पहली बात तो ये वाली शेल गायब हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये न्यूक्लियस है जो जहाँ पे इतना दूर तक फोर्स लगा रहा था, अभी वो इतना दूर नहीं लगाएगा, ठीक है। और ये शेल बचा ही, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब पास में आ गए। तो जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। बात सोचो, अगर फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, अभी फोर्स ज़्यादा हो गया तो रेडियस कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमेशा याद कर लेना है इसके अंदर कि जो पॉजिटिव आयन होता है ना, जो पॉजिटिव आयन होता है उसका रेडियस काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब यहीं पे आप समझ लो कि जैसे Cl है तो Cl का ये क्लोरीन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन का शेल, ये 7 का शेल, और एक और बढ़ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब एक और बढ़ जाने से जो न्यूक्लियर का पावर है वो डिवाइड हो गया, वो एक और में डिवाइड हो गया। मतलब कि बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम होगी
जो एक और बढ़ गया उसमें दे दिया उसने, ठीक है। तो न्यूक्लियर का पावर ज़्यादा हो गया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैलेगा। तो उस हिसाब से याद कर लेना कि जब एनायन होता है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब उसके अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ये क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इसका, ठीक है, एनायन का जो एटॉमिक रेडियस होगा, एनायन का जो आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो आप दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है, दिमाग में बिठा दीजिए कि पॉजिटिव वाले का रेडियस कम, नेगेटिव वाले का रेडियस ज़्यादा, ठीक है, दैट्स इट, नेगेटिव वाले का रेडियस ज़्यादा। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है कि आपके पास फ्लोरीन एटम है, F+ है और F- है, अरेंज करो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस। अब ये तो एटम तो देखो न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो एटम है उसको बीच में ला दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F+ का साइज होगा F से कम होगा और F का साइज जो होगा वो F- से कम होगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमियम +6 और क्रोमियम +3 में बताओ कि किसका साइज़ जो है वो कम होगा, किसका साइज़ कम होगा किससे, अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो दोनों के दोनों प्लस है, अब क्या करेंगे, देखो जितना वो देगा, मेरी बात समझो, जितना वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उतना उसका रेडियस श्रिंक होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जितना पावर ज़्यादा, ठीक है, जितना पावर ज़्यादा वो उतना ही छोटा होगा दूसरे वाले से, बात समझ के चलना। प्लस में अगर नेगेटिव में पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा साइज़ में होता जाएगा, बात समझ आई, ठीक है। फिक्स कर लो दिमाग में, नोट्स में लिख दो, हिंदी इंग्लिश तुम्हारी जो लैंग्वेज उसमें उसको डिटेल में लिखो कि अगर, ठीक है, अगर पॉजिटिव में पावर बढ़ता जाता है तो साइज़ कम होती जाती है, नेगेटिव में पावर बढ़ता जाता है तो साइज़ ज़्यादा होती जाती है। एक ये पॉइंट लिख दोगे नोट डाउन करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि इसके अंदर जो एटम है वो तो न्यूट्रल होगा तो बीच में रहेगा, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका साइज़ कम होगा और नेगेटिव का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइज़ लेस देन न्यूट्रल एटम और एटम का साइज़ लेस देन क्या हो जाएगा, आयन के साथ, मतलब कि एनायन के साथ। ये हो गया हमारा आयोनिक रेडियाई, समझ आया, ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोगों को बात करनी है ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स मतलब कि जब हम ग्रुप में जाते हैं या पीरियड में जाते हैं तो इन रेडियस का क्या असर होता है, ठीक है। ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, तो उस दौरान इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से अपने को उसको स्टडी करनी होती है। तो पहले इतना लिखो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं।